तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जनरल साइंस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पे, जो आपके ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, साल्ट्स, एलिमेंट्स एंड सेल्स पे बेस्ड होंगे, जो आपके JKSSB लेबोरेटरी अटेंडेंट के सिलेबस में दिया गया और साथ ही साथ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिलेबस में दिया गया। और बाकी भी JKSSB एग्जाम्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें या अदर्स जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। JKPSI की बात करें, JKP कांस्टेबल की बात करें, तो वीडियो को एंड तक देखना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए, उसको फॉलो कर लेना। वीडियो को पॉज करना, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। इससे पहले 2 सेशन मैम ने लिए थे, उन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसी से आगे मैं आज डिस्कस करूंगा। एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है, तो कंजूसी मत दिखाया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज के इस सेशन का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखें। क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं क्योंकि लैब अटेंडेंट का एग्जाम है, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। बताओ क्या आंसर रहेगा। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर चूज करो। देखिए, आपको पहले तो पता होना चाहिए ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है ना। आंसर तो आप चूज कर ही लोगे। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स, ये ऐसी फोर्स होती है प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी फोर्स है, इज द फोर्स बाई विच, जिसके द्वारा क्या होता है, बाई विच ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, बाई विच द ऑब्जेक्ट्स, बाई विच ऑब्जेक्ट्स विद मास, जिनका मास होता है, वो क्या करते हैं, मास पुल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है इस ग्रेविटेशन की। ठीक है जी। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको बोलूं, तो इन सिंपल वर्डिंग हमारे पास ग्रेविटेशन क्या है, इन सिंपल वर्डिंग एनीथिंग, कोई ऐसी चीज, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका क्या हो, मास हो। ठीक है, दैट हैज मास अट्रैक्ट्स अदर थिंग्स, जो क्या करे, अट्रैक्ट करे दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ, अदर थिंग्स टुवर्ड इट। तो ये समझ में आया होगा आपको डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा टू बॉडीज हैविंग मास, 2 बॉडीज जिनका क्या हो, मास हो। यहाँ तक समझ आ गई, आ गई होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसको एक्सप्लेंड किसने किया था, ठीक है ना, कि इसको एक्सप्लेंड किसने किया था, तो याद रखना एक्सप्लेंड बाई, इसको एक्सप्लेंड किया था हमारे पास, बंदे का नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसक न्यूटन। क्या, इसक न्यूटन। नोट करो कापी पे, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था ग्रेविटेशन को एंड शोड किया था कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, ये क्या करता है, अट्रैक्ट्स करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट को, एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाई। देखो ना, अभी मैं आपको बता रहा था, बताओ क्या आंसर रहेगा। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाई आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर। क्या आंसर आएगा? आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर हम बात करते हैं न्यूटन, क्या आएगा, न्यूटन। इसाक न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया था दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स, अभी आपको मैं बता रहा था ना, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, विद ए फोर्स, विद ए फोर्स, और वो फोर्स किस नाम से जान जाती है अगर आपसे पूछा जाए, ग्रेविटी, कॉल्ड ग्रेविटी। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने सही आंसर चूज किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, यहाँ पे याद रख लेना। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, जिनका मास हो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। डिस्कवर्ड किया था इसाक न्यूटन ने, इन्हें एक्सप्लेन किया कि वाई, कि क्यों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, याद रखना, वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल, क्यों ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं, एंड वाई, और क्यों हमारे पास जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स ये मूव करते हैं किसके अराउंड, अराउंड द सन। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, तो ये आप नोट करोगे। ठीक है, ये एक्ट करता है बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक्ट्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखो ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नॉट ओनली अर्थ, सिर्फ अर्थ की बात नहीं होती, नॉट ओनली अर्थ, आपको याद रखना है एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करता है अदर ऑब्जेक्ट को। और ये डिपेंड किस पे करेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये डिपेंड करेगा, याद रखना, मास पे। किस पे? डिपेंड ऑन मास।
सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिपेंड ऑन मास पे ये डिपेंड करता है। अगर मोर मास होगा यानी कि ज़्यादा मास होगा, क्या होगा, ज़्यादा मास होगा, तो याद रखना स्ट्रॉन्गर क्या होती है हमारे पास, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट नोट कर लेना, स्ट्रॉन्ग मास होगा तो स्ट्रॉन्गर, मोर मास होगा तो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और यहीं पे अगर हमारे पास, याद रखना, देखो ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, क्या एग्जांपल है, एग्जांपल अर्थ पुल्स करती है ना स्ट्रॉन्गर देन द मून, तो ये एग्जांपल आ गई इसकी। और ये भी याद रखना है कि ये डिपेंड्स डिस्टेंस पे भी करता है, किस पे, डिपेंड ऑन, याद रखना डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अब ये चीज़ समझना, हो सकता है कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाए, मोर डिस्टेंस अगर होगा ना, ज़्यादा डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना, तो इसमें याद रखना वीकर ग्रेविटी देखने को मिलेगी। क्या, वीकर ग्रेविटी होगी, समझ रहे हो, याद रखना। तो इसी की वजह से ना यहाँ पे ये क्या रखता है, कीप्स प्लेनेट इन ऑर्बिट, प्लेनेट क्या रहते हैं ऑर्बिट के अंदर, याद रखना ये पॉइंट भी। यानी ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी कीप्स अर्थ मूविंग अराउंड द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। और याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर पूछेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर हो, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या है। तो आपको क्या याद रखना है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है, वैल्यू इसकी जी से डिनोट होती है, और ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये याद रख लेना, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटी हर जगह एक्ट करती है, इवन इन स्पेस में भी, ठीक है, स्पेस में भी ग्रेविटी जो होती है, याद रखना ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, हर जगह। एस आई यूनिट ऑफ, अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए, क्या, अगर आपसे एस आई यूनिट पूछा जाए, एस आई यूनिट किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो आप क्या याद रखोगे, एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, एन से डिनोट करते हो, ठीक है, याद रखना। तो ग्रेविटी क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, ग्रेविटी हमारे पास बिल्कुल सिंपल, अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, क्या, अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, ठीक, दैट गिव्स, जो क्या देता है, दैट गिव्स वेट, जो क्या देता है, वेट, एंड कीप, और क्या रखता है, प्लैनेट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने स्क्रीन पे, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेज व्हेन, बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेज व्हेन, ये कब इंक्रीज होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आएगा जब इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मास इंक्रीजेज, ठीक है। मोर मास होगा, ज़्यादा मास होगा प्यारे दोस्तों, तो स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी होगी, क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी होगी, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अर्थ पुल्स स्ट्रॉन्गर देन द मून बिकॉज इट हैज़ मोर मास, जो अर्थ होती है ना ज़मीन, ये क्या करती है, ये पुल्स करती है स्ट्रॉन्गर, किससे, देन द मून से, देन द मून, क्यों, क्योंकि प्यारी दोस्तों इसका ज़्यादा मास होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेज व्हेन, ये डिक्रीज कब होती है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो देखो फर्दर पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास वीकर ग्रेविटी होगी, क्या होगी, वीकर ग्रेविटी, याद रख लेना। एग्जाम्पल एक सैटेलाइट की लेते हैं, एक सैटेलाइट जो होता है ना, ये सैटेलाइट फार फ्रॉम अर्थ, ये क्या होता है, फार होता है, कहाँ से, अर्थ से। तो इसमें क्या होता है, ये फील्स करता है लेस ग्रेविटी को, किसको, लेस ग्रेविटी को। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेज व्हेन, जब डिस्टेंस बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है, डिस्टेंस दूरी ज़्यादा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, अभी बता रहा था आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना, ठीक है। याद रखना ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स फॉल, ये फॉल करते हैं टुवर्ड अर्थ एट, याद रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, दैट्स द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ऊपर, तो न्यूटन इसका सही आंसर है, न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। फोर्स इज मेजर्ड इन, फोर्स किस में मेजर की जाती है, न्यूटन में, किस में, न्यूटन में, एन से ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक 5 क्वेश्चन देखे, और हमने ये देखा कि ग्रेविटी क्या होता है, मैंने आपको बताया
ग्रेविटी अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्या अट्रैक्शन किसके बीच में, मासेस के बीच में, ये ग्रेविटी होता है। फिर हमने देखा किसने इसको डिस्कवर्ड किया, हमने कहा न्यूटन ने किया। किसने किया, हमने कहा न्यूटन ने। हमने कहा मोर मास होगा, ज़्यादा मास होगा तो मोर ग्रेविटी होगी, क्या होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी, क्या होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी। मैंने कहा मोर डिस्टेंस होगा, मोर दूरी ज़्यादा होगी तो लेस ग्रेविटी होगी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर दे सकते हो, लेस ग्रेविटी होगी। जी ऑन अर्थ किसके बराबर होता है, मैंने कहा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने कहा यूनिट ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर, न्यूटन के। होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 76, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन एट द पोल्स ड्यू टू। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ पोल्स ड्यू टू, इसका आंसर आएगा शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। आप सभी ने सही आंसर चूज किया होगा, ठीक है। याद रखना अर्थ जो है ना ये स्लाइटली क्या होती है, याद रखना ये स्लाइटली, प्यारे दोस्तों, ये स्लाइटली फ्लैट होती है। क्या होती है, फ्लैट होती है पोल्स पे। क्या होती है, फ्लैट होती है पोल्स पे, और बल्ज्ड होती है इक्वेटर पे। क्या होती है, बल्ज्ड एट इक्वेटर। ये यहाँ तक आप ध्यान में रखना। और एट द इक्वेटर अगर हम देखते हैं, यू आर फर्दर फ्रॉम अर्थ सेंटर, तो ग्रेविटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सिंपली पूछा गया था वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ पोल्स। ये किसकी वजह से होगा, शेप एंड रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होगा। चलिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछा जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज टू 60% ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। व्हाइल द मास रिमेन्स कंस्टेंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको सही आंसर चूज करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हो, तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ अर्थ रेडियस बिकम 60% ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, एंड मास रिमेन्स द सेम, व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम कितना बनेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में जी जो है ना, जी इज इक्वल टू जी एम बाई, याद रखना आर स्क्वेयर के बराबर होता है। जी एम बाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, जहां पे याद रखना वेयर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कंस्टेंट होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कंस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कंस्टेंट होता है, ओके। और जो हमारे पास एम होता है, एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ होता है। एम क्या होता है, एम हमारे पास मास ऑफ अर्थ होता है, ओके। आर क्या होता है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके। तो सिंस यहाँ पे हम देखें तो जी एंड एम जो होंगे, जी एंड एम रिमेन कंस्टेंट। ये क्या रहेंगे, रिमेन कंस्टेंट रहेंगे, ओके। जी किस पे डिपेंड करेगा, अब जी डिपेंड करेगा, जी डिपेंड्स ओनली सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वेयर पे, आर स्क्वेयर पे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब सुनो ज़रा, स्टेप सेकंड में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे न्यू रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था 60% है, तो 60% ऑफ ओरिजिनल रेडियस की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो निकालना कैसे है, देखो 60% है ना, 60% ऑफ रेडियस आप इस तरह से निकाल सकते हो, 60% इक्वल टू 60/100, तो ये हमारे पास 0.6 आ जाएगा। कितना, 0.6। तो जो आर न्यू आया, न्यू रेडियस आया, ये 0.6 आर आया। कितना आया, 0.6 आर। इतना समझ गए, इतना समझ गए होंगे। अब तीसरा स्टेप क्या अप्लाई करना है, तीसरे स्टेप में प्यारे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना उसको फॉलो करना है। जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वेयर के, ठीक है। सो जी हमारे पास न्यू क्या आएगा, जी मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 0.r स्क्वेयर। हमारे पास क्या निकला था, ये आर न्यू है ना, 0.6 आर निकला था, तो 0.6 आर स्क्वेयर, ओके। अब क्या करना है, इक्वल टू 0.6 आर स्क्वेयर को आपने जब स्क्वेयर किया तो ये हमारे पास 0.36 आर आया। तो जी न्यू हमारे पास क्या आ गया, जी न्यू हमारे पास जी बाई, याद रखना 0.36 आया। अब देखो लास्ट हमें इसके बाद जो स्टेप फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के बराबर होता है। अब जी न्यू है तो जी न्यू हमारे पास आया था 9.8 डिवाइडेड बाई कितना, 0.36, क्लियर। अब सुनो, तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे ना, ये हमारे पास 27.2 कुछ इस तरह से आएगा। क्या आएगा, 27.22,
जी न्यू हमारे पास क्या निकल के आएगा 27.22। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है 27.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ याद रख लेना। समझ आया ये क्वेश्चन? इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी कर सकते थे। ठीक है, न्यू रेडियस हमारे पास 0.6 आता, तो जी न्यू करते तो g/0.6 करते, मतलब इसका स्क्वायर करते, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ना, 9.8/0.36 लगाते तो ये 27.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके सामने आता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाता। कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए 10 kg ऑब्जेक्ट प्लेस 200 मीटर अवे फ्रॉम ए 1 टन ऑब्जेक्ट इज। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर चूज़ करना है। आंसर चूज़ करें, क्या आंसर आएगा? देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे एक तो दिया गया है 10 kg ऑब्जेक्ट, एक तो दिया गया है 10 kg ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा हमारे पास 1 टन ऑब्जेक्ट। 1 टन ऑब्जेक्ट आपको पता है 1 टन कितने का मिला के बनता है, 1000 kg का, यही बात है। डिस्टेंस कितना दिया गया है, डिस्टेंस यहाँ पे 200 मीटर, 200 मीटर लिख लो। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज़ करना है आपने, स्टेप फर्स्ट में ना फार्मूला यूज़ करना है, ग्रेविटी फोर्स फार्मूला, ग्रेविटी फोर्स फार्मूला। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स फार्मूला को जब आप यूज़ करोगे तो F इक्वल टू होता है G×M1 × M2 डिवाइडेड बाई r² के बराबर। M1 मास फर्स्ट हमारे पास कितना है 10, M2 कितना है हमारे पास 1000, R कितना है R 200, G कितना है, G की वैल्यू याद रखना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। G इक्वल टू होता है 6.67 × 10⁻11। ये वाली वैल्यू लिख दी आपने, ये लिखनी है यहाँ पे, याद रखना। अब ये वैल्यू लिखने के बाद आपको पता है क्या करना है, देखो ये हमारे पास M1 और M2 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई अगर हम 1000 करेंगे तो ये लगभग 10,000 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, ये तो 10,000 के बराबर आ जाएगा ना, मासीज हमारे पास 10,000 के बराबर, ये मासीज है। ठीक है, और ये जो हमारे पास r² फार्मूला था, ये देखो ना, ये फार्मूला आपने लगाया ना, G×M1 M2 डिवाइडेड बाई r², यानी कि r² क्या था हमारे पास 200 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास लगभग 200 × 200, ये हमारे पास 40,000 के बराबर आ जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने फार्मूला पुट करना है, F इक्वल टू 6.67, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आपको ना 10,000 लिखना है, 10,000 लिख लिया, डिवाइडेड बाई आपको ये 40,000 भी लिखना है, लिख लिया। अब आपको जीरोज़ को कैंसिल आउट करना है, कैंसिल करना है जीरोज़ को, ये जीरो 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 ये जीरो, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, पीछे क्या बचा 6.67 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.6675। ठीक है, तो ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा जा रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अप्रॉक्सीमेटली, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मून पे, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, मून ग्रेविटी की बात करें ना, ये 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी होता है। क्या होता है, 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, याद रख लेना। 9.8 को जब आप डिवाइड करते हो 6 के साथ तो ये कितना बनेगा 1.6, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रख लेना। देखें यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JKSSB लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, हमने इससे पहले 8 टेस्ट आपके कंडक्ट करवा दिए हैं OMR बेस्ड, और 9th नंबर का टेस्ट आज रहेगा जो आज आपको मिल जाएगा। इसी के साथ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के 9 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए भी मिलेगी। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की फी अगर आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज चाहिए तो 499 पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं लास्ट डेज में, अगर आप प्रैक्टिस भी करके जाएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे सेम टू सेम। इसी तरह से लैब अटेंडेंट का भी रहेगा। अगर आपको मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल
विद टेस्ट सीरीज 399 फ़ी पड़ेगी। तो अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए 10 टेस्ट तो आपको 199 फ़ी पड़ेगी। टेस्ट देने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे आपको अपने वीक एरियाज़ का भी पता चलता है और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है, क्योंकि आपके सामने ये OMR टेस्ट रहेंगे तो आप प्रॉपर इनको आप एग्ज़ाम की तरह ही लेके प्रिंट आउट निकालेंगे और आराम से रूम में बैठ के इनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे 99 फ़ी पड़ेगी, और अगर मटेरियल चाहिए विद पेड टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन जब तक आपका एग्जाम होता तो 399 फ़ी पड़ेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। फाइनेंस का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का भी ऑलरेडी कंप्लीट है, वो भी हम टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं हर एक चीज़, तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी JKSSB की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है 8492886188। ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पोल्स। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये मैक्सिमम पोल्स पे होती है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 81 आपको हीट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज हीट ट्रांसफर के, हीट ट्रांसफर क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वायर टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर चूज करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर रहने वाला है ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। याद रख लेना, हीट ऑलवेज, जो हीट होती है ना प्यारे दोस्तों, हीट ऑलवेज क्या करती है, मूव्स करती है, याद रखना, फ्रॉम हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ। इट स्टॉप्स, ये कब स्टॉप होती है, जब बोथ दोनों रीच द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे पहुंचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हॉट टी होती है तो वो कूल्स डाउन हो जाती है, किसके अंदर, रूम के अंदर, एक रूम के अंदर, और आइस मेल्ट हो जाती है किसके अंदर, आइस मेल्ट्स हो जाती है वार्म वाटर के अंदर। इस तरह से ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो आंसर आएगा फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, इनमें से कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफर का। ठीक है, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड। देखो, हीट ट्रांसफर पूछा है ना, कंडक्शन क्या होता है, देखो कंडक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, और ये मोस्टली हमें सॉलिड में देखने को मिलती है, मोस्टली सॉलिड में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा स्पून्स जो होते हैं, स्पून, स्पून क्या हो जाता है, गेट्स हॉट, ये हॉट हो जाता है टी के अंदर आप डालोगे तो, इस तरह से। रेडिएशन, ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है, देखो रेडिएशन के बारे में आपने नोट करना है, मैं लिखवा देता हूँ। रेडिएशन में हीट जो होती है ये ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र ये पूछी जाती है टर्म में थ्रू वेव्स, थ्रू वेव्स, याद रखना, थ्रू वेव्स। इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हीट जो होती है, हीट फ्रॉम द सन, हीट फ्रॉम द सन रीचिंग अर्थ, ये इसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है, रीचिंग अर्थ। फिर हमारे पास क्या दिया गया, कन्वेक्शन क्या होता है, देखो कन्वेक्शन का मतलब होता है हीट ट्रांसफ़र, नोट कर लेना, हीट ट्रांसफ़र थ्रू याद रखना मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड यानी लिक्विड या हम कह सकते हैं गैस से, लिक्विड और गैस से। जैसे बॉइलिंग वाटर होता है ना, बॉइलिंग वाटर ये क्या करता है, सर्कुलेट्स करता है हीट को, सर्कुलेट्स करता है ना हीट को, तो ये हमारे पास कन्वेक्शन हो गया। तो ये तीनों मेथड हैं, 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। समझा गई, आगे होगी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। ये जो हीट ट्रांसफर है ये किसके अकॉर्डिंग है, किस लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि हीट जो होती है ये फ्लोज करती है नेचुरली, क्या करती है, फ्लोज करती है नेचुरली फ्रॉम किससे, हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, किससे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। दूसरे ऑप्शन रॉन्ग है, न्यूटन्स लॉ मोशन के बारे में है, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, किसके बारे में, एनर्जी
कंजर्वेशन के बारे में, इसीलिए ये गलत हो गया। न्यूटन्स कूलिंग, ये हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग के बारे में है, रेट ऑफ कूलिंग के बारे में, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इनमें से कौन सा यूनिट है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। वाट, पास्कल, जूल, न्यूटन। हीट ट्रांसफर की बात करें तो वाट इसका सही आंसर आएगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है, इक्वल टू हीट पर सेकंड होता है, हीट पर सेकंड होता है। और यूनिट ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए, यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास जूल होता है, जूल, ठीक है, ये यूनिट एनर्जी का है, ये एनर्जी का है। और एनर्जी पर सेकंड जो होता है ना, एनर्जी पर सेकंड ये वाट के बराबर होता है, वाट के इक्वल टू वाट, ठीक है, याद रखना वाट के बराबर होता है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया था। और 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट हमारे पास 1 जूल, याद रखना 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहीं पे अगर आपसे पास्कल के बारे में पूछा जाए, पास्कल किसका है, तो देखो पास्कल की बात करें, पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर होता है, किसका है, यूनिट ऑफ प्रेशर, याद रखना यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू किसके बराबर होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ठीक है। फोर्स जो होती है ना, ये मेजर की जाती है न्यूटन में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एरिया जो होता है ये मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में, किस में, स्क्वायर मीटर में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, मीटर स्क्वायर, तो ये समझ आ चुका होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब कूल्स डाउन बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। स्टेडी स्टेट क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स, यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर याद रख लेना, टेम्परेचर रिमेन्स कंस्टेंट रहता है, रिमेन्स कंस्टेंट ओवर टाइम, कंस्टेंट ओवर टाइम, प्यारे दोस्तों ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि बल्ब जो होता है ये हीट को कंटिन्यूसली देता रहता है और सराउंडिंग रिमूव हीट कंटिन्यूसली, और टेम्परेचर यहाँ पे कंस्टेंट ही बना रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पूछा जा रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक बल्ब कूल्स डाउन बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हीट के बारे में कुछ और पॉइंट्स पूछे जाएँ तो आप क्या याद रखोगे, हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। हीट क्या है, हीट एक थर्मल एनर्जी है, क्या है, थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जो फ्लो करती है, दैट फ्लोज, जो फ्लोज करती है ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, याद रख लेना, याद रखना। हीट जो होती है ना, हीट फ्लोज करती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड की तरफ, याद रखना। हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर की तरफ। यूनिट ऑफ हीट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, यूनिट ऑफ हीट याद रखना, एसआई यूनिट इसका क्या है, जूल, एसआई यूनिट जूल है, ठीक है, जो जे से डिनोट करते हो। अदर यूनिट अगर आपसे इसके पूछे जाए तो कैलोरी भी आता है, कैलोरी, ठीक है। और 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.186 जूल के, अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, हीट और टेम्परेचर में, हीट एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, यूनिट इसका क्या है, जूल, यूनिट क्या है, जूल। और ये हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, ये मेजर ऑफ हार्डनेस है, मेजर ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस को मेजर करना इसी में आता है। और इसका यूनिट जो होता है ये डिग्री सेल्सियस में या के केल्विन में होता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है ना। पे हीट ट्रांसफ़र के बारे में पूछा जाए, देखो सबसे पहले आपको एक कंडक्शन याद रखना है, जो इसके मेथड है, कंडक्शन में जो सॉलिड के थ्रू होती है हीट ट्रांसफ़र, किसके थ्रू, सॉलिड, शॉर्ट में याद रख लेना। कन्वेक्शन के बारे में अगर पूछा जाए, एक ये मेथड है, तो कन्वेक्शन थ्रू लिक्विड, थ्रू लिक्विड, किसके ज़रिया, लिक्विड के ज़रिया, या फिर गैसेस, ये याद रखोगे। और तीसरा याद रखना रेडिएशन, रेडिएशन थ्रू वेव्स, रेडिएशन ये होती है थ्रू वेव्स होती है, थ्रू वेव्स, इसमें कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। रेडिएशन वर्क करती है वैक्यूम में, जैसे हीट फ्रॉम द सन रीच अर्थ थ्रू रेडिएशन के थ्रू ये आती है ना, तो ये याद रखना, ठीक है, समझ आया होगा। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, ये भी पूछा जाता है केल्विन, केल्विन के से डिनोट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के, याद रखना, ये भी कई बार जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल
एक बार क्वेश्चन आता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो आप क्या याद रखोगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, JKSSB ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखोगे। समझ आया होगा। ठीक है, तो हीट क्या है, हीट इज एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड ट्रांसफर्स बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा जा रहा है इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसमिशन इज प्राइमरली काज्ड बाय, ये प्राइमरली किससे काज्ड होता है, सिंपल है कन्वेक्शन से काज्ड होता है। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट ट्रांसमिशन इज प्राइमरली काज्ड बाय कन्वेक्शन, अभी पढ़ा दिया आपको। इन लिक्विड एंड गैसेज पार्टिकल्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं फ्रीली, और हॉट फ्लूइड राइजेज होता है और कोल्ड फ्लूइड जो होता है वो सिंक हो जाता है, आपको पता ही है, हीट इसमें ट्रांसफर होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कन्वेक्शन इज द मेन मेथड इन लिक्विड एंड गैसेज, हीट ट्रांसमिशन इज प्राइमरली काज्ड बाय कन्वेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा जा रहा है फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर द हीट एनर्जी प्रोपेगेशन विल बी मिनिमल फॉर कॉपर, एयर, वाटर, लेड। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी एयर। फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर द हीट एनर्जी प्रोपेगेशन विल बी मिनिमल फॉर एयर। ठीक है, कंडक्शन जो होता है ना ये वर्क्स करता है बेस्ट इन सॉलिड, ठीक है, स्पेशली मेटल्स में, खास करके मेटल्स में। और एयर जो होता है ये पोर कंडक्टर होता है, पोर कंडक्टर। ठीक है, एयर इज पोर कंडक्टर, वेरी लिटिल हीट ट्रांसफर देखने को मिलती है। कॉपर में वेरी हाई होती है, कॉपर में वेरी हाई, लेड में भी हाई होती है, ठीक है, और वाटर में मॉडरेट होती है। तो एयर में जो याद रखना वेरी लो होती है, दैट्स वाई याद रखना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एयर आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 87 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर रहेगा। फिर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एप्रोप्रिएट रेट इक्वेशन फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड इज प्रेस्क्राइब बाय, यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ जरा। एप्रोप्रिएट रेट इक्वेशन फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड इज प्रेस्क्राइब बाय, याद रखना यहाँ पे आंसर आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स कि हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस रेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग के बीच में। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज मैटर, बताओ मैटर क्या होता है, जल्दी से आंसर चूज करो। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमारे पास मैटर कहलाता है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग, याद रखना मैटर इक्वल टू एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट जिसका क्या हो, मास हो, क्या हो, मास, और वो क्या करे, टेक्स अप स्पेस। ठीक है ना, तो इसी जैसे एयर एग्जांपल आ सकती है इसकी, वाटर, बुक्स, हर वो चीज़, ठीक है, जिसका मास और वो स्पेस लेती हो। ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास मैटर में ही आएगा, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, मैटर का बेसिक यूनिट क्या है बताओ ज़रा। प्रोटॉन, मोलिक्यूल्स, एटम, न्यूट्रॉन। तो मेरे प्यारे दोस्तों एटम इसका सही आंसर है। एटम जो होता है ना ये स्मॉलेस्ट, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो क्या करता है, दैट रिटेन्स, जो रिटेन्स करता है, रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट को। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट याद रख लेना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मेड ऑफ एटम्स होते हैं, ये एटम से ही मिलके बने होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल आपने देखा है क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन एटम प्लस ये किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन एटम से, प्लस ऑक्सीजन एटम से। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैटर पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा आप याद रखना मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मास हो और वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, किसको, ऑक्यूपाइज करता हो स्पेस को, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर। मैटर पार्टिकल से बनता है, किससे, पार्टिकल से बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, आपको पता है वेरी स्मॉल होते हैं, दे आर कॉल्ड, और ये क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एटम्स, या फिर हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, सबसे छोटे एटम्स। ये समझ आया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ठीक है ना, पार्टिकल जो होते हैं मैटर्स की, इनकी स्पेस होती है। पार्टिकल्स की बात करें कंस्टेंट मोशन में होते हैं। तो सिंपल ना, आप क्या याद रखोगे, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ोगे, किसको पढ़ोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को, जो आप 10th में भी पढ़ते थे। सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, और गैस, जो मेन तीन, ये वाले तो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी शेप पूछी जाती है, आप देखो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स, ठीक है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, यही बात है।
इसकी शक्ल नहीं होती कोई खास, और गैस की भी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, पर सॉलिड की होती है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड के केस में फिक्स होता है, लिक्विड के केस में फिक्स होता है, लेकिन गैस के केस में कोई फिक्स नहीं होता। पार्टिकल मूवमेंट की बात करें अगर तीनों में, तो क्या रहता है पार्टिकल मूवमेंट में? सॉलिड में वेरी स्लो होता है, सॉलिड में काफ़ी पे लिख लेना, सॉलिड में वेरी स्लो, लिक्विड में मॉडरेट, ठीक है, और गैस में फास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फोर्थ स्टेट भी है एक, प्लाज्मा। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ स्टेट कौन सी है, प्लाज्मा है। ठीक है, जो किस में पाया जाता है? सन एंड स्टार्स में, सन एंड स्टार्स में पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको एक चीज़ पूछी जा सकती है चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। जैसे मेल्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। आपको एवापोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है, बॉइलिंग क्या होता है। तो आपको पता है मेल्टिंग जब सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आइस और वाटर, ठीक है। तो फ्रीजिंग क्या होता है, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए। और एवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, जो किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो, लिक्विड हो। और बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड थी और लिक्विड से ये किस में चेंज हो गई, गैस एट फिक्स टेम्परेचर पे, इसमें ये चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। आपको और भी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे टेम्परेचर पॉइंट के बारे में पूछ सकता है। टेम्परेचर पॉइंट एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड बन जाता है, और दूसरा होता है बॉइलिंग जहाँ पे लिक्विड गैस बन जाता है, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड क्या बन जाए, गैस, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, पता है ना, ULPG में भी यूज़ होती हैं। तो ये याद रखना है। एटम के बारे में सिंपल याद रखना है, एटम के बारे में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम से ही मिलके बना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है, समझ आया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मैटर की? वॉल्यूम भी है, मास भी है, याद रखना कलर भी है, क्योंकि कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर नॉट अ प्रॉपर्टी बिकॉज टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट कोल्ड समथिंग, ठीक है ना, हॉट और कोल्ड के बारे में ये बताता है। इट इज़ ए कंडीशन नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इटसेल्फ, ये कंडीशन इसमें माना जाता है, प्रॉपर्टी नहीं। तो मैटर कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा जा रहा है व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है बताओ? ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ए लिक्विड स्टेट, ए गैसियस स्टेट, या फिर ए स्टेट ऑफ मैटर विद चार्ज पार्टिकल? याद रखना इसका आंसर आएगा स्टेट ऑफ मैटर विद चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट माना जाता है, क्या? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, याद रखना फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कंटेन करता है चार्ज पार्टिकल्स को, किसको? चार्ज पार्टिकल्स को। और वो कौन से होते हैं? आयन्स हो सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? सन में, लाइटनिंग में, ठीक है, और नियॉन लाइट में, इन चीज़ों में ये देखने को मिल सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या है? JKSSB ने क्वेश्चन पूछा है। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, क्या आंसर आएगा? सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर है सॉलिड टू गैस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सब्लिमेशन डायरेक्ट चेंज है, एक डायरेक्ट चेंज, ठीक है, डायरेक्ट चेंज। जैसे सॉलिड था ना, सॉलिड से ये गैस में हो गया, और गैस में विदाउट किस में? विदाउट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल इसकी है कैम्फोर, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। कैम्फोर, ड्राई आइस, ड्राई आइस कैसे बनती है? या फिर आपने ना नेप्थलीन बॉल के बारे में सुना होगा, ये एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर, इनमें से कौन सी सब्लिमेशन की एग्जाम्पल है? कैम्फोर, ड्राई आइस और नेप्थलीन बॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवापोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से सीधा लिक्विड, गैस से लिक्विड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड? जैसे ना एग्जांपल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ग्रास के ऊपर आपने देखे होंगे ना, तो ये जिससे क्या बनती है? फॉर्मेशन ऑफ ड्यू बनती है। तो ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज रिवर्सिबल? बताओ रिवर्सिबल चेंज कौन सी है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड। यहाँ पे रिवर्सिबल पूछा गया है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इसका सही आंसर। तो ये याद रखना, व्हाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज रिवर्सिबल? देखो वैक्स क्या होती है? मेल्ट्स होती है, फिर कूल्स होती है, फिर ये सॉलिड बन जाती है, दोबारा से बनती है या नहीं बनती है? या समझ आया होगा,
ठीक है। बर्निंग पेपर तो ये तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, कौन सी, केमिकल। और कुकिंग फूड जो है ये हमारे पास कैन नॉट रिटर्न टू रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म में नहीं चेंज हो सकती। दैट्स वाई हम कह सकते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये रिवर्सिबल चेंज। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। होप समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेन काज ऑफ एवापोरेशन। मेन काज क्या रहता है एवापोरेशन का? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आप सबको पता है इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, याद रख लेना। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, बाकी गलत हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। इनकरेक्ट कौन सा है? देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज वेरी लेस, ये तो बिल्कुल सही है। गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट होते हैं, तो ये सही है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर इनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। देखो, प्लाज्मा कंटेन करता है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल को, तो ये तो सही है। प्लाज्मा ग्लोज विद ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। हाँ, एग्जाम्पल मैंने आपको नियॉन लाइट की दी थी, तो ये तो सही है। आंसर आएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फाउंड बाय हीटिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ये गलत है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करें ना, ये बनता है बाई कूलिंग गैस के साथ, बाई कूलिंग गैस टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नॉट हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आएगा, ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है गैस की? पहला दिया गया गैसेज हैव ए डेफिनेट शेप। देखो, गैस टेक्स शेप ऑफ ए कंटेनर। गैस की जो शक्ल होती है ना, गैस टेक्स करती हैं, जैसे कि आपकी सिलेंडर में गैस होगी, शेप ऑफ कंटेनर ही लेंगी। और साथ ही साथ नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेज हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैस जो होती है देखो फिल करती है इंटायर कंटेनर, पूरे कंटेनर को, ठीक है। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर। हाँ, गैसेज जो होती हैं ये क्या होती हैं, स्प्रेड फास्ट होती हैं। तो कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। गैशियस पार्टिकल्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली ही करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। तो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेफिनेट शेप नहीं होती इसकी, कंटेनर की शेप ये लेता है। फिर पूछा गया है फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ नो फिक्स शेप बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम इज। बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, आइस, वाटर वेपर, केरोसिन। देखो, पूछा जा रहा है नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, नो फिक्स्ड शेप लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये कैरोसिन ही आएगा। कैरोसिन का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट कोई फिक्स शेप नहीं होती। समझ रहे हो बात को? तो ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल कौन? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। बताओ आपको स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, ये विनेगर में देखने को मिलता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये हमारे पास वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ये हमारे पास लेमन में देखने को मिलता है, खट्टी चीज़ों में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये फुली क्या होता है? आयोनाइज होता है इन वाटर, पानी के अंदर। तो जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड दिया गया ना, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है प्यारे दोस्तों, ये सोडा में देखने को हमें मिलता है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बेस इज कॉमनली नोन एज स्लेक्ट लाइम। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। पूछा जा रहा है विच बेस इज कॉमनली नोन एज स्लेक्ट लाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास किस नाम से जाना जाता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, कॉल्ड कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, कॉस्टिक सोडा के नाम से। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये हमारे पास स्लेक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है, स्लेक्ट लाइम, ठीक है। ये यूज़ होता है किस में? यूज़ होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पे नोट करो, वाइट वॉशिंग में। ये किस में यूज़ होता है? सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही लाए हैं आपके लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास कास्टिक पोटाश के नाम से जाना जाता है, कास्टिक पोटाश के नाम से। और जो हमारे पास दिया गया ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। और ये हमारे पास एक एंटासिड है, एंटासिड, ठीक है, ये एक एंटासिड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आंसर क्या आया? आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 15714। क्या आंसर आएगा? देखो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7, ठीक है, याद रख लेना। ये होता है ना जो 1, देखो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस पे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो 5 है ना, ये वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड में माना जाता है। और जो 7 है ना, ठीक है, पीएच वैल्यू, ये हमारे पास न्यूट्रल प्योर वाटर की मानी जाती है, न्यूट्रल प्योर वाटर की,
ठीक है, ये याद रखोगे आप। और जो 14 दिया गया ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस की होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू होती है। होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा जा रहा है, विच गैस इज रिलीज व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक मेटल के साथ। देखो, ऑक्सीजन नहीं, नॉट प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन, ये नहीं होता। हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है व्हेन एसिड रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा प्यारे दोस्तों कार्बोनेट के साथ, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। नाइट्रोजन भी नहीं प्रोड्यूस होता, आंसर आएगा हाइड्रोजन। 103 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, कॉमन साल्ट इज कॉमनली नोन एज। कॉमन साल्ट किस नाम से जाना जाता है कॉमनली? सोडियम कार्बोनेट, ये तो वाशिंग सोडा को कहा जाता है, किसको, वाशिंग सोडा को, ये तो नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा को कहा जाता है, किसको, बेकिंग सोडा को, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। कैल्शियम क्लोराइड, ये यूज़ किया जाता है फॉर ड्राइंग मॉइस्चर के लिए, किसके लिए, ड्राइंग मॉइस्चर के लिए, ये भी नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड या स्टेबल साल्ट को कहा जाता है NaCl, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इनमें से कौन सा जाना जाता है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा को कहा जाता है, किसको, वाशिंग सोडा को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को, किसको, बेकिंग सोडा को। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, NaHCO3, इन शॉर्ट ये याद रख लेना केमिकल नेम। फिर हमारे पास वाशिंग सोडा, ये डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। और फिर जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ये यूज़ होता है किसमें, प्लास्टर में, ठीक है, प्लास्टर में। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर आया प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? देखो, आपसे ना एसिड बेस एंड साल्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट पे बेस्ड, इसी पे तो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। एसिड क्या होता है, एक ऐसी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करती है H+ आयंस को, किसको, और किसके अंदर, याद रखना, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके एग्जांपल है HCl, ठीक है ना, H2O, SO4, HNO3। एसिड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, किसको, हाइड्रोजन आयंस को, ये पॉइंट नोट कर लेना। और बेस की जब बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, बेस के बारे में याद रखना, ये एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो प्रोड्यूस करती है OH नेगेटिव आयंस को, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। सीधा क्वेश्चन में इस तरह से भी डेफिनेशन आ सकती है। इसके एग्जांपल है NaOH, KOH। इसमें क्या होता है, मैंने पहले में बोला था एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयंस, इसमें बेस रिलीज करता है किसको, याद रखना, ये रिलीज करता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन को, ठीक है, याद रख लेना। फिर जहाँ में पर हमारे पास साल्ट आ गया ना, साल्ट, साल्ट जो होता है ये कंपाउंड होता है, ये ऐसा कंपाउंड होता है जो बनता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, विद बेस के साथ। NaCl इसकी एग्जांपल है ना। यानी साल्ट क्या हुआ, साल्ट इक्वल टू एसिड प्लस बेस प्रोडक्ट, ओके, ये याद रख लेना। इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है। और एसिड के बारे में याद रखना, एसिड जो होते हैं ना, एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, सोर मतलब कड़वे, ठीक है। और ये टर्न्स हो जाते हैं, याद रखना, ब्लू लिटमस, किस कलर में, अगर आपसे पूछा जाए, ब्लू लिटमस रेड कलर। pH इनका <7 होता है, <7। एसिड के बारे में याद रखना, ये रिएक्ट्स करते हैं किसके साथ, रिएक्ट्स करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो HCl, H2SO4। वीक एसिड की एग्जांपल अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना एसेटिक एसिड, है ना, एंड सिट्रिक एसिड। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, एक एक पॉइंट कॉपी पे नोट कर लो। फिर अगर आपसे पूछा जाए बेस के बारे में कुछ पॉइंट्स, बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, पहला पॉइंट, ठीक है। टर्न्स की बात करें कलर की, मतलब टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, याद रखना, ये इस तरह से इनका कलर देखने को मिलता है। pH इनका जो होता है ना, ग्रेटर देन होता है, याद रखना 7 से, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रांग बेस होते हैं ना, स्ट्रांग बेस की एग्जांपल आपसे पूछे NaOH, KOH। और वीक की पूछी जाए तो याद रखना NH4OH, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर अगर आपसे साल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब साल्ट के बारे में कोई क्वेश्चन बने तो क्या बनेगा, ये बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं साल्ट, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं।
अब न्यूट्रल की एग्जांपल यहाँ पे लिखवा देता हूँ। न्यूट्रल की एग्जांपल NaCl, एसिडिक की NH4Cl और बेसिक की हमारे पास Na2CO3, ये एग्जांपल है। ठीक है, याद रख लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेंज डज द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली। ह्यूमन बॉडी कौन से pH रेंज में प्रॉपरली फंक्शन करती है? क्या आंसर आएगा? सिंपल इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 to 7.8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7.0 to 7.8। ठीक है, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 में, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? जल्दी से आंसर चूज करो। ऑल ऑफ दी वो, NaCl, CO2, H2S, सारे ऑप्शन सही है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वाटर की अगर हम बात करते हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 110 में पूछ रहा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमारिन। टेमारिन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। इसका आंसर है टार्टारिक एसिड। ठीक है, टार्टारिक एसिड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। टेमारिन में टार्टारिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारे पास कर्ड में देखने को मिलता है, और ऑक्सैलिक की बात करें तो ये हमारे पास स्पाइनश में होता है, स्पाइनश में। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1011 में पूछा जा रहा है, एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है, बताओ क्या आंसर आएगा? एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, बताओ क्या आंसर आएगा? एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटम्स, ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ए कंपाउंड ऑफ टू सब्सटेंसेस। एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटम्स ये नहीं है, ये मिक्सचर को कहा जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन या आयरन हो सकता है। फिर पूछा जा रहा है 112 में, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बताओ कितने? 92 गलत, 102 गलत, 120 गलत, 118 आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना। लास्ट एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो क्या बताओगे? याद रखना, ऑर्गेनेसन। ठीक है, OG याद रखना, और एटॉमिक नंबर 118 है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर पूछा जा रहा है, विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है इनमें से? देखें, ऑक्सीजन तो नहीं है, हीलियम भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन इसका सही आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन इज आल्सो द मोस्ट अबंडेंट भी माना जाता है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट। 113 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा जा रहा है, विच इज़ द हैवीएस्ट नोन एलिमेंट। हैवीएस्ट नोन एलिमेंट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बताओ। यूरेनियम गलत, यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर, प्लूटोनियम 94, इसका 118 है और इसका 88 है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा जा रहा है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन आंसर आएगा। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एलिमेंट्स पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, तो आप क्या बता सकते हो? एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होती है। क्या होती है? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जो किससे बनती है? मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप। ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम से बनता है। पहला पॉइंट, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये चीज़ें आ सकती हैं। टोटल एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए 118 है। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, फर्स्ट हाइड्रोजन। ठीक है, 1 नंबर पे, और लास्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 18 नंबर पे, 118 नंबर पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें मेटल्स भी आते हैं, वो अलग से हम पढ़ेंगे। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आते हैं, मेटलाइड्स आते हैं। लाइटेस्ट मेटल अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है लाइटेस्ट हाइड्रोजन। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए, हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, क्या कहा मैंने? हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, तो फिर यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए हैवीएस्ट नॉन एलिमेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हैवीएस्ट नॉन एलिमेंट, फिर हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करोगे। और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ये पॉइंट नोट करना। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो क्या आंसर आएगा?
अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास होगा ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल अगर आपसे पूछा जाए, मेटल इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, तो फिर क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा अल्मोनियम। क्या आएगा? अल्मोनियम। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ। लिक्विड मेटल पूछा जाए कौन सा है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मरकरी। कौन सा? मरकरी। शार्ट में लिखवा रहा हूँ, लिख लेना। लिक्विड नॉन मेटल पूछा जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, लिक्विड नॉन मेटल, तो याद रखना हमारे पास ब्रोमाइन। कौन सा? ब्रोमाइन। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है। देखो अगर आपको ना पीरियोडिक टेबल पे कुछ चीज़ें पूछी जाएं, किस पे? पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो तभी थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये अरेंज किए जाते हैं एटॉमिक नंबर से। इसमें जो रोज़ होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। क्या? ग्रुप्स। याद रखना। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास पता है क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट में अल्कलाई मेटल आती हैं। क्या? अल्कलाई मेटल्स, जो वेरी रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? वेरी रिएक्टिव होती हैं। ग्रुप 18 अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें नोबल गैसेज आती हैं। कौन सी? नोबल गैसेज। ठीक है, इनर्ट गैसेज से भी जानी जाती हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोबल गैसेज बहुत ही स्टेबल होती हैं, डू नॉट रिएक्ट इजली, बल्ब्स में यूज़ होती हैं जैसे आपको पता है, बैलून्स में यूज़ होती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 116 पूछा गया है, इन ए गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन कहाँ पे टेक प्लेस होती है? कैथोड में, साल्ट ब्रिज, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट। क्या आंसर आएगा? देखो गैल्वेनिक सेल में जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होती है ना, ये एनोड में होती है, एनोड में। इन ए गैल्वेनिक सेल, इसे आप वोल्टिक सेल भी कहते हो। क्या? वोल्टिक सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट द एनोड। ये कहाँ पे अकर होती है? एनोड पे। एंड रिडक्शन अकर होती है कैथोड पे। अगर आपसे पूछा जाए ना रिडक्शन कहाँ पे, ये कैथोड पे। रिमेंबर, याद रखना। फिर हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा जा रहा है, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। यहाँ पे क्या आंसर आएगा 117 का? ऑप्शन नंबर सी आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। फिर पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, इन डैनियल सेल द एनोड इज मेड ऑफ। ये किससे बनता है? जिंक से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए डैनियल सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक। क्या? जिंक। ठीक है, जिंक रॉड होती है इसमें इन ZnSO4 में, अगर हम ZnSO4 सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। इन ए डैनियल सेल द एनोड इज मेड ऑफ जिंक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। फिर आपसे पूछा गया है 1 फैराडे इज इक्वल टू। 1 फैराडे किसके बराबर है? जल्दी से आंसर चूज करो। 1 फैराडे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 96500 कोलम। ठीक है, 1 फैराडे यानी चार्ज कैरिड जो होता है इसमें, चार्ज कैरिड बाई, ये कैरिड होता है बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लगभग 96500 कोलम के बराबर होता है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए 96485 होती है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 120, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड इज। कैथोड क्या होता है? याद रखना, कैथोड इसमें आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो कैथोड जो होता है ना, कैथोड याद रखना, कैथोड की जब हम बात करते हैं, कैथोड जो होता है ये कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल में। कहाँ पे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। इतना तो आपको पता है ना, जो बैटरी होती है इसके नेगेटिव एंड पे ये देखने को मिलता है। तो याद रखना, रिडक्शन जो होती है ये हमारे पास, इसमें जो रिडक्शन वगैरह देखने को मिलता है वो ऑलवेज अकर होती है कैथोड पे। और याद रखना गैल्वेनिक सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल जो होता है ना, इसमें कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड इज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये फैक्चुअल पॉइंट याद रखना। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। समझ आया होगा। वो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। को ना यहाँ पे सेल के बारे में पूछा जाए, खास करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसी डिवाइस होती है, कैसी डिवाइस, जो क्या करती है, जो कन्वर्ट करती है। क्या करती है? कन्वर्ट करती है। खास करके केमिकल एनर्जी की बात करें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल किसमें? एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करना, जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, ये हमारे पास किसका काम होगा? ये हमारे पास गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल का काम होगा। किसका? वोल्टिक सेल का।
ये आप नोट करोगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, तो ये किसका काम होता है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का होता है। किसका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ये पॉइंट नोट किया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये बेस्ड होते हैं किस पे? ये बेस्ड होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे? रिडॉक्स रिएक्शन पे, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए, इस पे ये बेस होते हैं। ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, टू टाइप्स। एक हमारे पास मैंने आपको बोला गैल्वेनिक होता है, एक गैल्वेनिक जिसे आप वोल्टिक सेल भी कहते हो। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रख लेना, केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो ज़्यादा पता होगा। गैल्वेनिक सेल होता है ना प्यारे दोस्तों, गैल्वेनिक सेल में क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें जो हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलती हैं स्पॉन्टेनियस देखने को मिलती हैं। कौन सी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसमें याद रखना एनोड जो होता है वो किसके बराबर होता है? एनोड ये नेगेटिव के बराबर। ठीक है, नेगेटिव। एंड कैथोड जो होता है ये हमारे पास पॉजिटिव के बराबर। ठीक है, ये याद रखोगे। एग्जाम्पल इसकी अगर पूछ ले एग्जामिनर तो डैनियल सेल है। क्या है? डैनियल सेल इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है। कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। ये एक्सटर्नल बैटरी इसमें रिक्वायर्ड होती है। कौन सी? एक्सटर्नल बैटरी की रिक्वायर्ड होती है। देखो एनोड वाला जो होगा वो हमारे पास एंड पॉजिटिव में आएगा, और जो हमारे पास कैथोड वाला होगा वो इसमें नेगेटिव में। ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, इसके बारे में समझ आया? तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे पास ना इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो इसके रिलेटेड पूछी जाएंगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो याद रखना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। रिडक्शन पूछा जाए, क्या रिडक्शन? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। किसको? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहा जाता है। आपसे यूजेस पूछ सकता है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या पूछ सकता है? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आप क्या याद रखोगे? ये जो सेल्स होते हैं यूज होते हैं एक तो मोबाइल फ़ोन्स में, मोबाइल, कार्स, ठीक है, लैपटॉप्स। ठीक। एग्जाम्पल आपने देखा है ना, लेड एसिड बैटरी होती है जो किस में यूज़ होती है? लेड एसिड बैटरी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है ना, तो यही इस तरह से याद रखना है। लिथियम आयन बैटरी भी होती है। क्या? लिथियम आयन बैटरी जो किस में यूज़ होती है? बैटरी मतलब जो फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होती है या लैपटॉप्स में। ठीक है। और जो ड्राई सेल्स होते हैं ना, ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल टॉर्च वगैरह में यूज़ होते हैं, टॉर्च, वॉल क्लॉक में। ये भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। एक चीज़ पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रख लेना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोटिंग वन मेटल अवर एन अदर। जब कोटिंग होती है वन मेटल की एन अदर की ऊपर, यूजिंग किसका करके? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास? गोल्ड प्लेटिंग है ना, गोल्ड प्लेटिंग की जाती है ना ज्वेलरी के ऊपर, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करोगे। समझ आया? आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर आपको क्रूजन और रस्ट पे भी क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या याद रखोगे? एंड रस्ट प्रिवेंशन के लिए तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक कोटिंग की जाती है। जिंक की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फ्यूल सेल्स क्या होता है? फ्यूल सेल्स जो याद रखना, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में। होप आपको समझ में आया होगा। ये फ्यूल सेल स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे लैब अटेंडेंट के एग्जाम में, तो याद रख लेना। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं यूज़ होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्रूजन कंट्रोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एंड मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी में। तो ये ऑल अबाउट आपका फर्स्ट सब यूनिट था जो मैंने मेन चीज़ें आपको बताई। होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना सेशन कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे साइंस का चाहिए, वो सब यूनिट हम लाएंगे साथ साथ। आपके कमेंट पे ये चीज़ मैटर करेगी और आपके लाइक पे कि कितने लोग आप कमेंट करते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।